जहां तक हो गया भाई। उसके बाद देखिए कौन सा क्वेश्चन है जो बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है। और यह क्वेश्चन जो दिख रहा है आपके सामने, तो बहुत अच्छी तरीके से आपने किया भी। और लेंस मेकर फार्मूला को जब अच्छी तरीके से आपने सॉल्व कर लिया है, तो अब हम चलते हैं इसी चैप्टर का प्रिज्म का एक क्वेश्चन है। प्रिज्म के लिए प्रकाश के पदार्थ का अपवर्तनांक जो होता है कैसे निकालते हैं भाई। कहाँ गया मेरा क्वेश्चन भाई। ये देखो, दिया हुआ है किसी प्रिज्म के लिए उसके पदार्थ के अपवर्तनांक का व्यंजक न्यूनतम विचलन, ध्यान सुनना, ये न्यूनतम विचलन की स्थिति में पूछा हुआ है, ज्ञात करना है। अथवा प्रिज्म के पदार्थ के अपवर्तनांक n का सूत्र अल्पतम विचलन कोण तथा प्रिज्म कोण के पदों में क्या करिए, निगमित कीजिए। एक क्वेश्चन हमसे पूछा हुआ है, तो मेरे रसगुल्ला आप ध्यान से सुनिएगा। देखना ये है कि इस क्वेश्चन का जो नेचर है, हमसे पूछा क्या है, और वह फार्मूला हम लोग कई बार ऑलरेडी यूज भी कर चुके हैं, ठीक है जी। जब फार्मूला कई बार यूज कर चुके हैं, तो जाहिर सी बात है भाई, उसको प्रूव करना भी आसान होता है। एन इक्वल टू साइन आई अपान साइन आर आपने पढ़ा हुआ है, वहीं से हमें प्रूव करना है एन इक्वल टू साइन ए प्लस डेल एम अपान टू अपान साइन ए बाई टू, वही फार्मूला मुझे ड्राइव करना है। उसके लिए सुंदर सा फोटो बनाऊंगा, और बिल्कुल ही आप इत्मीनान से रहें और ध्यान दीजिएगा, ए वाला आपको बहुत अच्छे तरीका से समझ में आ जाएगा। साथ ही साथ ये भी ध्यान रखिएगा भाई, क्योंकि समझाने की तो गारंटी है। ध्यान से, किसी प्रिज्म के लिए उसके पदार्थ के अपवर्तनांक का व्यंजक न्यूनतम विचलन कोण की स्थिति में ज्ञात करिए, या प्रिज्म के पदार्थ के अपवर्तनांक n का सूत्र अल्पतम विचलन कोण तथा प्रिज्म कोण के पदों में निगमित करिए। कुछ भी पूछेगा बताना वही है भाई जो मैं आपको समझा रहा हूं। तो आ जाइए, सबसे पहले मैं फोटो बना दूं भाई। फोटो देख लेना, फोटो ही मेन है। फोटो समझ में आ गया तो बाकी सब आसान है। ए भैया, फोटो बनो तो। ए अभी 1 मिनट चल रहा है। देखो, फोटो बनाते हैं। सबसे पहले मैं बनाता हूं एक प्रिज्म। ध्यान से सुनिएगा, ए है प्रिज्म जिसका नाम है ए, बी और सी। ए बी सी एक प्रिज्म है। 1 मिनट भैया, ए बी सी एक प्रिज्म है, गड़बड़ हो जाएगा नहीं तो। देखो, ए बी सी एक प्रिज्म है। क्या करोगे, इस प्रिज्म का जो अपवर्तनांक है n, उसके बारे में चर्चा करनी है। तो सबसे पहले एक प्रकाश की किरण यहां से इसके ऊपर आ रही है, इसके ऊपर यह प्रकाश की किरण आई, आप मुझे बताओ क्या होगा। मैं कहूंगा सर आप तो कह रहे थे आई, तो सीधा इसको जाना चाहिए, ऐसे सीधा जाना चाहिए। लेकिन यह सीधा नहीं जाएगा, क्योंकि यहां होता है एक नॉर्मल, यहां होता है एक नॉर्मल। ये है एक नॉर्मल, एक नॉर्मल यहाँ ड्रा करते हैं, और यह नॉर्मल हो जाएगा, मान लेते हैं n1, सॉरी n मान लेते हैं। उसके बाद क्या होता है, यहां से होता है इसका रिफ्लेक्शन। यहां से क्या होता है इसका जी, रिफ्लेक्शन। ये हो गया रिफ्रैक्शन, पर अपवर्तन हो गया, यहां से यहां पहुंचेगा, लेकिन फिर यहां तक आएगा, यहां से फिर सीधे ये नहीं निकल पाएगा। तो क्या करेंगे जी, यहां से भी एक नॉर्मल ड्रा कर लेंगे, और ये हो जाएगा नॉर्मल हमारा एन डैश। यहां से देखो, जब सघन से विरल में जाएगा तो इस नॉर्मल से दूर जाता है। नॉर्मल से लो भाई, ये दूर चला गया, तो क्या करते हैं भाई, इनको पीछे की तरफ बढ़ाते हैं, इनको पीछे की तरफ बढ़ाते हैं। जहां कट करा, मान लेते हैं यहां से था पी, और ये है पॉइंट हमारा क्यू। 1 मिनट भैया मेरे, यह है पॉइंट हमारा क्यू पॉइंट है। यहाँ आ जाएगा तो मेरा आर हो जाएगा, और बाहर निकला यस। पी क्यू आर एस जो रे है, पी क्यू है आपतित किरण है, क्यू आर क्या है जी, अपवर्तित किरण है, और आर एस क्या है, निर्गत किरण है। समझ में आ गई बात, आपतित किरण, अपवर्तित किरण और निर्गत किरण, तीनों के बीच। अब ध्यान से सुनना भाई, बात आती है सर एंगल उंगल थोड़ा बता दीजिए, और थोड़ा सही से बताइएगा, क्योंकि जब सही से नहीं बताएंगे ना, तो सर जी हम लोग भुला जाते हैं। तो भैया तो है भुलाया नहीं देंगे। देखो, ये नॉर्मल है, इनके बीच का एंगल क्या होगा जी, आई होगा, ये तो वही कलरिया है। आई क्या होगा जी, हमारा आर हो जाएगा। इतनी बात समझ में आ गई, इतनी बात आपको समझ में आई कि नहीं आई। ए भैया थोड़ा हम चल रहे हैं ऐसे चलाने के लिए, अब वो चल नहीं रहा है। चलो आ गया, ए क्या होगा जी, आर हो गया, क्योंकि इसमें बहुत कुछ अभी बनाना है। फिगरवा सही से बनाएंगे, नहीं तो घबरा जाएगा भाई। अब देखो, ए आई है, ये क्या है, आर है, कोई दिक्कत किसी को। अब ध्यान से सुनो, इधर जो एंगल होगा, ये है हमारा एंगल आई डैश, इसके इसे माने भैया, यह है हमारा आई डैश। 1 मिनट यार, और ये एंगल क्या है जी, हमारा आर डैश है, यह एंगल आर डैश है। इतना फिगर आपको समझ में आया कि नहीं आया। सबसे पहले मैं लिया हूं ए बी सी एक प्रिज्म है, आप लिख लोगे।
पी क्यू आपतित किरण है और यहाँ अपवर्तन के पश्चात कहाँ गया, क्यू आर है, फिर बाहर निकला है आर एस निकला है। आपतित किरण, अपवर्तित किरण और निर्गत किरण। अब बात क्या करना है इसकी प्रूविंग में, ध्यान से सुनना कौन कौन से एंगल हमें ध्यान में रखने हैं। ध्यान में रखने हैं भैया, यह जो एंगल है, यह जो एंगल है, इस एंगल को लिखते हैं हम डेल से, इसको बोलते हैं विचलन कोण। क्या बोलते हैं जी, विचलन कोण के नाम से जानते हैं। स्पष्ट दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है, यह है महिला कलर दिख रहा है, चटकार ले रहे हैं भैया, यह है हमारा विचलन कोण भैया, ये हो जाएगा विचलन कोण। अब ध्यान से सुनना मेरे भाई, एक चीज मैं आपको अगर बता दूं, ये वाला एंगल, ए वाला एंगल, ए कितना होगा और कौन जी ये वाला कितना होगा, दोनों एंगल बताना है। अगर मैं बता दूं यहाँ इसको ओ, ए पॉइंट ओ है, तो देखना एंगल पूरा का पूरा ए यहाँ से सीधे गया हुआ है, ए सीधा गया ना, सीधा गया हुआ है, तो ए वाला एंगल और फिर से पूरा का ए वाला एंगल, दोनों ही एंगल आपस में इक्वल होगा। देखना भाई ए वाला एंगल अलग बता रहा हूं, ये दिख रहा है, अगर यह आई है तो ये भी क्या हो जाएगा जी, आई होगा। इसको बोलते हैं शीर्षाभिमुख कोण। क्या बोलते हैं जी, शीर्षाभिमुख कोण के नाम से जानते हैं। ये भैया इरेज हो नहीं, इरेज होंगे, इसको बोलते हैं शीर्षाभिमुख कोण। क्या जी, शीर्षाभिमुख कोण। चलो पतला कर लिया है, ये है हमारा शीर्षाभिमुख कोण। ध्यान से सुनना, यहां से जब जलेंगे हम तो ये भी पूरा का पूरा हो जाएगा आई। क्या हो गया जी, आई हो गया, दिख रहा है ना, दिख रहा है, हाँ। अब देखना ये पूरा आई है, ये इतना क्या दिया, आर दिया है, तो हाई कितना होगा, इतना कितना होगा, तो ध्यान से सुन लेना, पूरा दिया है आई, इतना दिया है आर, तो इतना कितना हो जाएगा, आई माइनस का हो जाएगा आर, उतना हो गया। ठीक वही प्रकार से क्या करूंगा, ये देख लो, ये पूरा ऐसे गया है, ये पूरा ऐसे गया है, देखना ऐसे गया हुआ है, तो दोनों एंगल आपस में इक्वल, ये पूरा आई तो हाई पूरा कितना होगा, ये आई डैश है तो यो हो जाएगा आई डैश, हाई इतना है आर डैश, तो इतना कितना हो जाएगा बाबू, आई का डैश माइनस आर का डैश, आई का डैश माइनस आर का डैश। थोड़ा बड़ा खजर मजर हो गया भैया, एक बहरे निकाल दे रहे हैं, तो इतना जो एंगल होगा ये हो जाएगा आई का डैश माइनस आर का डैश। तो यही एंगल समझना, आई का डैश माइनस आर का डैश हो जाएगा, ये वाला एंगल। अब ध्यान से सुनो, सारा का सारा एंगल मैं निकाल चुका हूं, सारा का सारा एंगल मैं निकाल चुका हूं। अब मैं थोड़ा सा वर्ड लिख दूं और सीधे चलता हूं अपने काम पे। भैया अब क्या करना है, चलते हैं हम लोग। माना माना ए बी सी एक क्या है, प्रिज्म है। ए बी सी एक प्रिज्म है जिसका अपवर्तनांक, जिसका अपवर्तनांक क्या है जी, n है, जिसका अपवर्तनांक n है। इस पर एक प्रकाश किरण PQ आ रहा है, जिस पर एक प्रकाश किरण, जिस पर एक प्रकाश किरण PQ आपतित हो रहा है। कहोगे तो भाई लिखवाऊंगा नहीं मैं, आपतित हो रहा है, आपतित हो रहा है, और हे भैया हे और अपवर्तित कह रहे आपतित हो रहा है, साथ ही में साथ अपवर्तन के पश्चात, अपवर्तन के पश्चात अंततः, अपवर्तन के पश्चात, अनंत नहीं अंततः, अपवर्तन के पश्चात अंततः क्या बोलोगे जी, ये PQ आपतित किरण है, QR अपवर्तित किरण है, और अपवर्तित होने के बाद जो निर्गत किरण बाहर चला जाता है, अपवर्तन के पश्चात अंततः निर्गत किरण, अंततः निर्गत किरण, निर्गत किरण बाहर निकल जा रहा है, बाहर निकल जा रहा है। ये तो कहानी हो गई कैसे आया। तो अब ये मत लिखना है आपतन कोण है, अपवर्तन कोण है, ये लिखोगे तो घबरा जाएगा, तो क्योंकि इतना लिखोगे तो भैया एक पे तो ले लेगा। तो बस मैं थोड़ा सा बस लिख लिया हूं कि PQ गया आपतित किरण है, अपवर्तित किरण है, क्या है निर्गत किरण है। अब यहां से आपको ध्यान ये देना है कि सर एक बात क्या करें, इसके बाद 3 चीज याद करना। पहला लेना है बहिष्य कोण, भैंस कोण जानते हो ना, भैंस बहुत काती है,
भैंसिया बहुत खाती है, मतलब 2 लोगों का खाना अकेले खाती है, तो इसमें भी एक एंगल 2 एंगल के सम के बराबर होता है, उसको बोलते हैं बहिष्य कोण। क्या बोलते हैं जी? बहिष्य कोण। वो लूंगा, एक बार क्वाड्रिलेटरल ले लूंगा और तीसरी बार नीचे वाले लूंगा, बस काम तमाम हो जाएगा। 3 टाइप, मतलब 3 गोट याद करना। करना क्या है इसके बाद? सबसे पहला पॉइंट क्या लेना है? सबसे पहला पॉइंट लेना है कि त्रिभुज 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 का नाम है, ए है क्यू, ए है आर, और ये क्या है? ओ। त्रिभुज है, नाम बताएं, क्यू ओ आर। त्रिभुज क्यू, ए भैया थोड़ा कलरिया बढ़िया नहीं लग रहा। त्रिभुज क्यू ओ आर के बहिष्य कोण, त्रिभुज क्यू आर के बहिष्य कोण, त्रिभुज क्यू आर, लिखा नहीं है, त्रिभुज क्यू आर में बहिष्य कोण की परिभाषा से, बहिष्य कोण की परिभाषा से, अब ध्यान से सुनना, बहिष्य कोण की परिभाषा होती क्या भैया, मेरा सुन लेना। कोई त्रिभुज है, इस त्रिभुज का बाहर वाला कोण दिख रहा है, किसी त्रिभुज का जो बाहर वाला कोण होता है वह सुदूर, मतलब एकरा से दूर जो 2 अंतःकोणों के योग बराबर होता है। ये थ्योरम है, पढ़े हो कि किसी भी त्रिभुज का बहिष्य कोण सुदूर अंतःकोणों के योग के बराबर होता है भाई, ये बताया गया है। तो वही चीज यह मान लेते हैं, एक्स है, वाई है, जेड है, जेड हो जाएगा एक्स प्लस वाई। वही कहानी मैं वहां बताने चल रहा हूँ, थोड़ा सा धैर्य रखिएगा, थोड़ा सा धैर्य रखिएगा। यहां से जो एंगल है डेल एम, यहां से जो एंगल है देख लेना ही, पीला पीला भैया, यहां से जो एंगल है भाई, ये देखना, यह एंगल कितना है? डेल। यह जो एंगल होगा डेल इक्वल हो जाएगा ये एंगल इस एंगल के, और किसके? इस एंगल के, आई माइनस आर प्लस आई डैश माइनस आर डैश। क्या होगा जी? आई माइनस आर प्लस आई डैश माइनस आर डैश के बराबर हो जाएगा। इतनी बात समझ में आई कि नहीं आई? इतनी बात समझ में आ गई है तो अच्छी बात है, नहीं आई तो भैया फिर से बता ही रहे हम। चलो, जो बहिष्य कोण की परिभाषा से डेल होगा आई माइनस आर और आई डैश माइनस आर के सम के बराबर हो जाएगा। चल तो वही लिख दे, यहां से जो डेल हो जाएगा आई प्लस आई डैश एक साथ हो जाएगा, माइनस का आर डैश, माइनस का आर डैश, माइनस का आर है, माइनस का आर डैश, ये ले लोगे यहाँ माइनस, ये हो जाएगा आर प्लस आर डैश हो जाएगा। कोई दिक्कत? देख लेना, ये आई माइनस आर है, ये आई डैश माइनस आर डैश है, ई प्लस में दोनों प्लस हो जाएगा, माइनस का आर डैश, माइनस का सॉरी माइनस का आर माइनस का आर डैश, दोनों में माइनस दिया, माइनस बाहर कर दी है, आर प्लस का आर डैश। यह मान लेते हैं मैं इक्वेशन नंबर फर्स्ट, यह मैं मान ले रहा हूं इक्वेशन नंबर क्या है हमारा? फर्स्ट है। अब ध्यान से सुन लेना, यहां से एक चीज आप ध्यान से सुन लीजिएगा, जैसे ही इक्वेशन मिलेगा मैं बोलूंगा अल्पतम विचलन कोण की स्थिति में। अल्पतम विचलन कोण की स्थिति में होता क्या मेरे भाई, वो आगे बता देंगे कि जो है आई है और आई डैश दोनों बराबर होगा, आर और आर डैश दोनों ही आपस में क्या हो जाएंगे? बराबर हो जाएंगे। तो वही चीज मैं बताऊंगा अभी। यह इक्वेशन फर्स्ट है। मैं चल रहा हूं इस वाले में, इस वाले में ए क्यू आर, भाई मान लेते हैं भैया पी है क्यू आर एस, ए है टी, यह पॉइंट टी है, तो ए क्यू टी आर में इस वाले ट्रायंगल में जाओगे तो देखना किसी भी जो चतुर्भुज है, चतुर्भुज के चारों कोणों का सम कितना होता है? 360 होता है। मैं बोल रहा हूं चतुर्भुज, मैं बोल रहा हूं, अरे भैया सिस्टम बड़ा धोखा दे रहा है। हाँ, अब देखना, मैं बोल रहा हूं क्या जी? चतुर्भुज, चतुर्भुज बड़े आराम से, चतुर्भुज ए क्यू टी आर में, चतुर्भुज ए क्यू टी आर में चतुर्भुज के चारों कोणों का सम कितना होता है जी? 360 होता है, 360 होता है। तो ध्यान से सुन लेना, यहां से सुन लेना, एंगल ए प्लस एंगल क्यू प्लस एंगल टी प्लस एंगल आर बराबर हो जाएगा। अब देखो इसका नाम भी लिखना पड़ेगा, नाम लिख दूंगा मैं, अभी चिंता करने की बात नहीं है। एंगल ए, एंगल क्यू, एंगल टी और एंगल आर पूरा मिलाकर हो जाएगा 360, 360 होगा मेरे भैया, ध्यान से सुन लेना। अब मैं आपसे कहूं कि हई पूरा पूरा का ध्यान सुनना, मैं बनाने चल रहा हूं ए पूरा पूरा, ये बताओ ए मेरा है प्रिज्म का साइड और ये है परपेंडिकुलर, ये पूरा का पूरा 90 होगा?
जो नॉर्मल होता है, अभिलंब होता है, नाम है अभिलंब 90 अंश, तो ए भी 90, ए भी 90। तो एंगल क्यू और एंगल आर, एंगल क्यू और एंगल आर कितना हो जाएगा 90। तो एंगल ए प्लस एंगल टी, एंगल ए प्लस एंगल टी प्लस क्यू कितना हो जाएगा 90, आर कितना हो जाएगा 90, बराबर हो जाएगा कितना जी, 1 मिनट 1 मिनट, ये हो जाएगा 300 का 60। अब एंगल ए प्लस एंगल टी बराबर हो जाएगा, 1 मिनट भैया, हो जाएगा तो खाली इतना ही बोलोगे, 360 माइनस का 180, 90 90 180 उधर जाएगा माइनस 180। तो एंगल ए प्लस एंगल टी हो जाएगा 180। इक्वेशन माने हो नहीं तो दूसरा मान लो, दूसरा नंबर इक्वेशन है। पहले देख लीजिए फिगर, पहले समझ लीजिएगा, फिगर से मैं लिखा हूं। सबसे पहले बहिष्कोण से आई माइनस आर प्लस आई डैश माइनस आर डैश की वैल्यू हमने क्या बताया जी भाई, ये डेल के बराबर हो जाएगा, यहाँ से ये हो गया। फिर एंगल ए प्लस एंगल टी हमने क्या बताया जी, ये दोनों आपस में क्या हो जाएंगे, इक्वल हो जाएंगे। अब हमें बात करना है, एक निचवा एक त्रिभुज दिया हुआ है, त्रिभुज क्यू टी आर में, त्रिभुज क्यू टी आर में, त्रिभुज क्यू टी आर की बात करेंगे तो इनका जो सम होगा वो कितना, यानी कि यह एंगल है आर, ये एंगल है आर डैश, ये एंगल है टी, दोनों को सम करेंगे तो किसके इक्वल हो जाएगा, इतना ध्यान रखना है। पहले इतना कर लीजिए इतना हो गया। यहीं पे मैं बता दूं कि नेक्स्ट पेज पे चलते हैं। देख लो त्रिभुज, 1 मिनट यहीं पे करते हैं किनारे करके, समझाने में भी आसान रहेगी। ए भाई फिगरिया आपको देखना है ना, फिगरवा नहीं देखेंगे फिर समझ में नहीं आएगा। चलो फिर आपको दिखा देंगे, चिंता करने की बात नहीं है। त्रिभुज, त्रिभुज क्यू टी आर में, त्रिभुज क्यू टी आर में, जब त्रिभुज क्यू टी आर में जाएंगे भैया मेरे, त्रिभुज ये दिख रहा है ना ये वाला, तो ये एंगल कितना है आर, यह एंगल है आर डैश और ये एंगल है टी। देखना यहाँ से एंगल आर प्लस एंगल आर डैश प्लस एंगल टी बराबर हो जाएगा 180। त्रिभुज के तीनों कोणों का योग कितना होता है बाबू, 180 अंश होता है, इतना आप जान लीजिएगा। अब मैं आपसे एक बात कर रहा हूं भाई, एक चीज आप थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, यहाँ से ए भी है 180 और यहाँ से ए भी है क्या जी 180, कोई दिक्कत है तो बताइए। यहाँ से ए भी दिया है 180, ए भी दिया है 180, इक्वेशन 2 है, मैं मान लेता हूँ इक्वेशन कितना है 3 दिया है। समीकरण 2 और 3 का दाहिना साइड बराबर है तो बायां साइड भी क्या होगा बराबर, बहुते पढ़े होंगे, आर एच एस बराबर है तो एल एच एस क्या हो जाएगा बराबर हो जाएगा। मैं लिख रहा हूं यहाँ समीकरण, समीकरण 2 व 3 से, 2 व 3 से अगर मैं लिखूंगा तो ये हो जाएगा भैया, यहाँ देखो एंगल ए प्लस एंगल टी, एंगल ए प्लस एंगल टी इक्वल टू दिया है 180 और 180 की जगह पर लिख लेंगे हम एंगल आर प्लस एंगल आर डैश, कोई दिक्कत। और फिर प्लस में दिया है एंगल टी, एंगल टी से एंगल टी क्या हो जाएगा जी कैंसिल आउट हो जाएगा, एंगल ए बराबर एंगल आर प्लस एंगल आर डैश। यहां तक अगर लिख लिए हो तो अब मैं क्वेश्चन से बात करूंगा, कंडीशन क्या दिया है, अल्पतम विचलन कोण की स्थिति में। अब यहां लिखना अल्पतम, अल्पतम विचलन कोण की स्थिति में, अल्पतम विचलन कोण की जब स्थिति की बात करेंगे भैया मेरे तो हो जाएगा आई डैश बराबर आई एंड आर डैश बराबर क्या हो जाएगा आर, मतलब जहां जहां आई डैश हो वहां आई रख लेंगे और जहां जहां आर डैश हो वहां आर रख लेंगे, बाकी गेम खत्म। अब यहाँ थोड़ा सा ध्यान से सुन लीजिएगा भैया मेरे, यहाँ से हो जाएगा एंगल ए इक्वल टू हो जाएगा एंगल में आर प्लस आर डैश की जगह हो जाएगा एंगल में आर, तो एंगल में आर, एंगल में आर हो जाएगा क्या भैया 2 टाइम एंगल में आर, तो एंगल में आर बताना होगा तो एंगल में ए बाई का क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा। यहाँ तक आप समझ गए होंगे भैया, यहाँ तक आप समझ गए होंगे तो अच्छी बात है। चलिए अब देखो यहाँ तक ए मिल गया, एंगल आर इक्वल टू आ गया एंगल ए बाई 2। अब कहेंगे सर जी आई कहाँ मिलेगा, आई वो मिलेगा, घबराने की बात नहीं है। अब मैं यहाँ से आर निकाल लिया हूं, अब मैं क्या करूंगा भैया, यहाँ ध्यान से सुन लेना 2r बराबर क्या है एंगल ए। अब थोड़ा सा आप पीछे चलिएगा, थोड़ा सा यहाँ देख लीजिएगा, समीकरण नंबर 1 कहाँ है दिख रहा है, समीकरण नंबर 1 कहाँ है, ये देखो हे थोड़ा सा तुम जूम नहीं रहो, बस आगे पीछे तक खिसका रहा हूँ, चुपचाप खिसको है। चलो अरे भैया यो गुस्सा आ रहा है, देखो आई प्लस
आई डैश, यहाँ आई रख लेना, यहाँ क्या रख लोगे आर प्लस आर डैश की वैल्यू क्या दिया हुआ है सारा, मतलब समीकरण एक में लाके मैं पुट कर रहा हूँ। समझ में आ गई बात कि नहीं बाबू? समझ में आ गई तो अच्छी बात है। अब देखना आई प्लस आई डैश माइनस आर प्लस आर डैश, इसी में समीकरण एक से, समीकरण एक से मैं लिखने चल रहा हूँ, समीकरण एक से मैं लिखने चल रहा हूं, थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। समीकरण एक से, अब यहां ध्यान से दो, समीकरण एक से, समीकरण एक से ध्यान से सुनना क्या लिखा है समीकरण एक, डेल बराबर हो जाएगा आई प्लस का आई डैश माइनस आर प्लस का आर डैश, ये दिया है समीकरण एक। और अल्पतम विचलन कोण की स्थिति में आएंगे तो क्या होगा भैया मेरे, आई प्लस आई डैश, आई प्लस आई डैश है तो आई प्लस आई डैश की वैल्यू क्या हो जाएगा आई माइनस आर प्लस आर डैश की वैल्यू, आर प्लस आर डैश की वैल्यू क्या दिया हुआ है, एंगल ए दिया हुआ है, या मैं भी लिख सकता हूँ 2r, तो 2r बराबर तभी क्या होगा एंगल में ए हो जाएगा। कोई दिक्कत होगा तो बताइएगा भैया, एंगल में ए हो जाएगा। अब देखो यहां से ए आई प्लस आई माइनस का एंगल में ए, ध्यान से सुनना थोड़ा सा, ए दिया हुआ है डेल और ए हो जाएगा अल्पतम विचलन में डेल एम हो जाएगा, क्या हो जाएगा डेल एम हो जाएगा, मिनिमम डेविएशन बोलते हैं डेल एम। ध्यान से सुनो थोड़ा सा बाबू, ए माइनस में एंगल ए दिया हुआ है, इसके पास भेजेंगे तो प्लस में हो जाएगा एंगल का ए बराबर आई, आई कितना आई 2 बार आई, ती हो जाएगा आई, और फाइनली मुझे मिल गया आई बराबर डेल एम प्लस एंगल ए। देखो यहाँ आई के साथ 2 है गुणा हुआ ना, उसके साथ हो जाएगा भाग, इसके साथ हो जाएगा भाग, ए मिल गया आई। ध्यान से सुनो, आई भी मिल गया आर भी आ गया। अब स्नेल के नियम से क्या लिखूंगा मैं जी, स्नेल के नियम से क्या होता है जी, n इजकल टू साइन आई अपन साइन आर। पढ़े हो कि नहीं पढ़े हो? तो बस कुछ नहीं करना है, n इजकल टू ये दिया हुआ है साइन आई की वैल्यू कितना आया हुआ है डेल एम प्लस ए अपान का 2 अपान यहां हो जाएगा साइन आर की जगह पर a बाई 2। यही तो है भैया हमारा फॉर्मूला जो अभी तक जिसका हम लोग इंतजार कर रहे थे। एक बार सरसरी निगाहों से आप देख लीजिए, मैं ला दे रहा हूं, साथ ही साथ फिर दोबारा समझा दे रहा हूं, कहीं से कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। तो ध्यान से सुन लेना मेरा रसगुल्ला, क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है इसलिए आपको बोला जा रहा है भैया, आप ध्यान से सुनिएगा। यही फार्मूला है हमारा। देखो पहले इतना अगर एक स्क्रीन पे चाहिए, एक स्क्रीन चाहिए ना कि आप खोजना ना पड़े, एक पार्ट हाई हो गया, फिर ये आ गया, फिर ये आ गया, तो इसका स्क्रीनशॉट ले लो, छोटे में देख लेना। अब मैं एक ही करके समझा दे रहा हूँ, ठीक है? ले लिया स्क्रीनशॉट, चलो अब देखो भाई, अब यहां समझो, पहला पेज ए वाला है, पहला पेज ए वाला है। देखो मैंने क्या बोला है कि ए बी सी एक प्रिज्म दिया हुआ है, प्रिज्म दिया हुआ है। फिगर थोड़ा घमंजा हो गया, शुरू से समझ के तब अपने अपने हाथ से बनाते चलना भाई, ठीक है? जिसका अपवर्तनांक ज्ञान है, जिस पर एक प्रकाश किरण पीक्यू आपतित हो रहा है, अपवर्तन के पश्चात अंतः निर्गत किरण बाहर निकल जा रहा है। अपवर्तन के पश्चात बाहर क्या हो गया, निर्गत हो गया है। त्रिभुज क्यू आर में बहिष्ठ कोण की परिभाषा से मैंने बोला जो बहिष्ठ कोण होगा वह सुदूर अंतः कोणों के योग के बराबर होता है। तो जो डेल है बहिष्ठ कोण, ये सुदूर अंतः कोण ये दिया है आई माइनस आर और वो भी दिया है आई माइनस आर। तो भैया दोनों को क्या कर लूंगा, सम कर लूंगा, ये हो जाएगा डेल बराबर आई माइनस आर प्लस आई डैश माइनस का आर डैश। दोनों आई एक पास, आर आर एक पास, माइनस का अमर है, दोनों में माइनस बाहर निकाल लिए हैं। पहला कहानी खत्म। मैं पहली बार बोला हूं बहिष्ठ कोण, पहला काम दिमाग में रखना भाई, बहिष्ठ कोण को मापना है, डेल वाला निकाल लेना है। पहला इक्वेशन मिल गया। अब प्रकार चतुर्भुज देखना है, चतुर्भुज में क्या करना है भैया, हमको ए और टी निकालना है, एंगल ए हमें चाहिए। मैं क्या बोला हूं, ए प्लस क्यू प्लस टी प्लस आर हो जाएगा 360। क्यू दिया है 90, आर दिया है 90, क्योंकि वो क्या है इस पर अभिलंब है। जब 90 90 180 हो जाएगा, ए प्लस टी बराबर हो जाएगा 360 दिया हुआ है, तो क्यू प्लस आर हो जाएगा 90 90 90 90 जो दिया है हो जाएगा 180, इधर जाएगा माइनस का 180, ए प्लस टी हो जाएगा 180, 360 माइनस 180 कितना हो जाएगा 180 बचेगा, 360 में से 180 घटाएंगे 180 बचेगा। यहां तक कहानी खत्म हो गई है। अब जैसे ही ये मिला, अब मैं कहूंगा भैया ऊपर वाला भी ले लिया, पूरा ले लिया, तो नीचे वाले को क्यों छोड़ रहे हैं, उसको भी तो कुछ देगा ही। तो देखो आर प्लस आर डैश इंटू में टी, आर प्लस आर डैश प्लस टी इक्वल टू 180 होता है। तो ट्रायंगल क्यू टी आर में, ट्रायंगल क्यू टी आर में मैं क्या बोल रहा हूं, एंगल आर प्लस एंगल आर डैश प्लस एंगल टी इक्वल्स 1 का 80 होता है, 180 होता है। अब देखो समीकरण 2 व 3 से जब 2 और 3 की बात करूंगा तो ध्यान से सुनना, 2 में क्या दिया, यहां भी 180 यहां भी 180, तो इसका दाहिना साइड बराबर है तो बायां साइड तो ऑलरेडी बराबर हो जाएगा। तो वही मैं क्या हूं, एंगल ए प्लस एंगल टी है दिया 180 और 180 जगह पर आर प्लस आर डैश टी,
आर प्लस आर डैश टी, टी से कट गया टी, एंगल ए इक्वल टू आर प्लस आर डैश क्या हो जाएगा, आर प्लस आर डैश हो जाएगा। कोई दिक्कत? मैं बोल रहा हूँ अल्पतम विचलन कोण की स्थिति में आर डैश आर के बराबर हो जाएगा और आई डैश आई के बराबर हो जाएगा। ठीक है भैया, एक मिनट, अब देखना यहाँ से, अब मैं क्या कर रहा हूँ, बराबर हो गया, इतना है। चलिए भाई, ए पेज यहाँ जाइए। अब मैं क्या बोला हूँ भाई, जैसे ही दोनों बराबर हो जाएंगे ला के रख लिया, ए बराबर टू आर, आर बराबर ए बाई टू, जो आर होगा ए के आधा के बराबर होगा। फिर एक में हम गए हैं, एक नंबर ये इक्वेशन है, एक नंबर वाला यही इक्वेशन है, एक नंबर वाला, इसलिए मैं पहले इसको लिख दिया हूं। लिखने के बाद बोला भाई आई, आई डैश का मान आई, आर प्लस आर डैश का मान यहां से ले लिया, एंगल ए आ जाएगा, एंगल ए आई प्लस आई हो जाएगा, टू आई माइनस में एंगल है इसके बगल में जाएगा तो प्लस में हो जाएगा, टू आई, आई बराबर हो जाएगा दो से यहाँ भाग हो जाएगा, डेल एम प्लस ए अपान का टू ए हो जाएगा मेरा आई, तो आई इक्वल टू डेल एम प्लस ए अपान का क्या हो जाएगा जी, टू हो जाएगा। तो स्नेल के नियम से होता है एन इक्वल टू साइन आई अपान का साइन आर होता है। एक मिनट, देखो यहां से ये हो गया। जैसे ही मैं बोला स्नेल के नियम से साइन आई अपन साइन आर, आई भी निकाला हूं, आर भी निकाला हूं, ला के रख लिया, एन बराबर साइन डेल एम प्लस ए बाई टू, ये हमारा फार्मूला है। उम्मीद करते हैं आपको समझ में आ गया होगा और अच्छे से आया होगा, क्योंकि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट भी है और आने वाला भी है। चलते हैं इसके बाद अगला क्वेश्चन, इसके बाद चलते हैं, क्वेश्चन भी क्या दिया है बता दें। ये देखो, अंडर रूट एलसी का मात्रक है भैया, आपको बताए हैं, देख लेना, एल अपान आर पूछे या अंडर रूट एलसी पूछे, दोनों का ही मात्रक पूछा है, कई बार पूछा है भैया। एल क्या है, प्रेरकत्व है, सी क्या जी, धारिता है। दोनों कंडीशन में हमेशा ज्यादा दिमाग मत लगाना, सीधे आंसर मान लेना सेकंड। क्या मार लोगे सेकंड, यहाँ निकाल लूंगा नहीं मैं, एल अपान आर पूछे चाहे अंडर रूट में एलसी पहुंचे, दोनों का मात्रक होता है सेकंड। ठीक है जी, दोनों का देख लो, मैं यहां लिख दे रहा हूं, या एल अपान आर, दोनों का मात्रक क्या होता है, सेकंड होता है। ठीक है जी, तो भैया ये एमसीक्यू का था बीच बीच में, वो भी तो आपको बताना जरूरी ही है था। ये देखो, लाइट का क्वेश्चन है, उत्तल लेंस की फोकस दूरी 10 सेंटीमीटर है, अवतल लेंस की फोकस दूरी 50 सेंटीमीटर है, दोनों लेंस संपर्क में रखे हैं, इस संयोजन से 25 सेंटीमीटर की दूरी पर वस्तु रखी है, वस्तु के प्रतिबिंब की स्थिति बताइए। देखो भाई, डायरेक्ट क्वेश्चन नहीं पूछा है, थोड़ा सा घुमाया है आपको, थोड़ा सा क्या किया है, घुमाया है। जब थोड़ा सा घुमाया है तो आप घूमने की कोशिश मत करिएगा, सीधे आप कहिएगा भैया हम तो पढ़े लिखे हैं और साल भर से पढ़वे कर रहे हैं, तो तुम कैसे भी पूछोगे, हम सीधे तुम जो जो पूछोगे वही मैं बताऊंगा। ठीक है जी, दिया है उत्तल लेंस की फोकस दूरी, एगो उत्तल लेंस है, कहा है भैया, एगो उत्तल लेंस है, और इसकी फोकस दूरी मान लेते हैं f1 दिया है 10 सेंटीमीटर। फिर कह रहा है एगो अवतल लेंस है, तो एगो अवतल लेंस है भैया, तो अवतल लेंस तो ऐसे बनता है, इसकी फोकस दूरी मान लेते हैं f2 है, कितना दिया है, 50 दिया है, तो हमको बताए थे भैया अवतल लेंस का किसमें होता है, माइनस में होता है। दोनों को सटा के रख दिए हैं, संपर्क में रख दिए हैं, मतलब भैया ऐसे रखे हैं, एगो ऐसे रखे हैं, एगो ऐसे इसके सटा के रख दिए हैं। जब सटा के रखेंगे तो भैया संपर्क में रखेंगे, दो लेंसों का हमने क्या पढ़ा था, कुछ तो पढ़ा था भैया, क्या पढ़ा था जी, फोकस दूरी का फार्मूला, पावर का भी तो पढ़े थे भाई, बस पी लिख दो वन अपॉन एफ की जगह पर, तो इसका फार्मूला मुझे लगाना पड़ेगा संपर्क वाला, तो इसकी फोकस दूरी निकल जाएगी। उसके बाद क्या कह रहा है, संयोजन से 25 सेंटीमीटर की दूरी पर, अब कह रहा है संयोजन हो गया इससे 25 सेंटीमीटर की दूरी पर, कितना जी, 25 सेंटीमीटर की दूरी पर, ये है चिंकू भैया, बंकू भैया है, बंकू भैया, लो भाई यहाँ बंकू भैया खड़े हैं, तो भैया बंकू भैया खड़े हैं, तो कह रहे इन बंकू भैया का क्या बनेगा जी, प्रतिबिंब बनेगा, और प्रतिबिंब कैसे बनेगा, तो इनका प्रतिबिंब बनाना है, कहाँ बनेगा कुछ नहीं पता, बस दोनों लेंस को सटा दिया है। अब ध्यान से सुनना, बड़ा मजा आने वाला है, तो क्या बताऊं, सबसे पहले बताओ क्वेश्चन समझ में आया कि नहीं। एक लेंस, दो लेंस, दोनों लेंस को सटा के रख दिए हैं, सटा के रखने के बाद उसकी कुछ फोकस दूरी होगी, वस्तु की दूरी दिया है, कह रहा है इनका फोटो कहाँ बनेगा बंकू भैया का बता दो, तो भैया चलते हैं, बंकू भैया कहाँ गए, तो देखो यहाँ से सबसे पहले हम जानते हैं कि 1 अपान एफ इक्वल टू, हमने पढ़ा था 1 अपान F1 प्लस 1 अपान का F2, पढ़ाए थे कि नहीं पढ़ाए थे, जब दोनों उत्तल है, जब दोनों उत्तल है तब होता है, लेकिन पहला उत्तल है तो प्लस, दूसरा अवतल है तो क्या हो जाएगा, यहाँ माइनस हो जाएगा, तो 1 अपान F1 माइनस 1 अपान का F2, यही फार्मूला आप यहाँ अप्लाई कर लोगे भैया। तो 1 अपान का
एफ इजकल टू एफ वन कितना दिया जी 10 दिया है 10 दिया है अब माइनस में 1/50 हो जाएगा कोई दिक्कत तो 1 में एफ इजकल टू दोनों का एलसीएम लेंगे तो 50 से आएगा 10 × 25 = 50 5 से 1 कम 5 हो जाएगा 5 50 कने 50 वहां एक बचेगा ये हो जाएगा भैया यानी कि 1 में एफ इजकल टू होगा 4/50 काटना चाहो 2 से 2 दूना 4 2 25 सही 50 मतलब मेरा आ गया 1/f इजकल टू 2/25 फाइनली उल्टा करेंगे एफ आ जाएगा 25/2 सेंटीमीटर पहले तो निकाल लिया मैं इसका फोकस दूरी देखो भाई मतलब कंबाइन करने के बाद जो लेंस आ रहा है वो कैसा होगा भैया पॉजिटिव में है मतलब सटा के रखेंगे तब उस समय वो अवतल नहीं उत्तल जैसा ही बिहेव करेगा इस बात को आप ध्यान रखिएगा क्योंकि उसका फोकस दूरी धनात्मक आया हुआ है भाई मेरे ठीक है अब कह रहा है कि फोकस दूरी मिल गया यू दिया हुआ है देखो एफ मिल गया यू कितना दिया है -25 सेंटीमीटर दिया हुआ है तो कह रहा है फोटोआ कहाँ बनेगा भैया भी बता दीजिए कि फोटोआ कहाँ बनेगा हम कह भैया फोटोआ तो बनेगा लेकिन बना के दिखाते हैं पहले मेरे यार तुम बताओ कि इतना आया कि नहीं भैया आपको क्योंकि इससे आसान तरीका नहीं है बताने का एकदम फोटो बना के फिर सटा के दिखा दिए हैं भैया कैसे कह रहा है फिर वहां वस्तु रखा हुआ है अब देखो भैया 1/f 1/f अब फार्मूला लगा लिया फोकस दूरी निकाल लिया वस्तु की दूरी दिया हुआ है और प्रतिबिंब की दूरी हमसे पूछ रहा है अब थोड़ा सा ध्यान से सुनो हमको फार्मूला क्या है जी उत्तल लेंस अवतल लेंस जो भी हो हम लेंस का फार्मूला क्या पढ़े हैं 1/f इजकल टू 1/v माइनस 1 का u पढ़े हैं कि नहीं पढ़े हैं लेंस का फार्मूला ये होता है ला के रख ही लो भी चाहिए क्या चाहिए जी भी चाहिए तो बताओ यहाँ से 1/f अरे भैया 1/f दिख रहा है 2/25 जगह रख लो चाहे f की रखो 25/2 फिर ऊपर जाएगा 2/25 हो जाएगा जैसी आपकी मर्जी जैसे आपकी मर्जी मैं रखने जा रहा हूँ 1/f की वैल्यू दिया हुआ है 2/25 2/25 बराबर 1/में भी माइनस 1/में यू कितना दिया भैया मेरे -25 ये हो जाएगा -25 ये हो जाएगा -25 हमने इसको रख लिया है अरे सब 25 से आ रहा है क्या कोई बात नहीं ये हो जाएगा 2/25 इधर आएगा है देखो माइनस और माइनस क्या हो जाएगा प्लस यहाँ देख लो एक बार माइनस और माइनस क्या हो जाएगा यहाँ प्लस हो जाएगा किसी कोई दिक्कत ए वाला माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा अब जैसे ही प्लस हो जाएगा चलो भैया स्टेप बढ़ा ले रहे हैं माइनस माइनस हो जाएगा प्लस 1/में हो जाएगा 25 अब लो अब हमें बताना है भी इतना अगर हो गया हो आपका तो फिर मैं थोड़ा सा घसका लूं इसको थोड़ा सा घिसका लेते हैं चलिए भैया क्वेश्चन तो आप पढ़ ही लिए हैं यहाँ 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 ए दिखाओ भाई बंको भाई चलो अब देखो यहाँ से चलो यहां से मैं बता रहा हूं देखो यहां से क्या होगा तो 1/v 1 में v इक्वल्स इधर दिया 1/v इधर दिया 2/25 2/25 ए प्लस में दिया है 1/25 जब इसके पास जाएगा जब मैं इसको 25 वाले के पास भेजूंगा तो हो जाएगा माइनस का 1/25 और ये हो जाएगा 1 में v इक्वल टू दोनों नीचे सेम है 25 दो में से एक जाएगा 1/25 क्रॉस मल्टीप्लाई करा लेंगे और फाइनली मेरा आंसर मिल जाएगा v इक्वल टू 25 सेंटीमीटर v इक्वल टू 25 सेंटीमीटर v इक्वल टू 25 सेंटीमीटर अब कहोगे सर जी भी तो निकाल लिए भी आ गया 25 वो धनात्मक तो फोटो कहाँ बनेगा भाई अब जो होशियार होगा कहेगा सर जी फोटोआ तो हरे बनेगा फोटोआ कहाँ बनेगा इसी साइड में बनेगा उस साइड बनेगा और उत्तल लेंस के द्वारा फोटो इस साइड बन रहा है मतलब कैसा बनेगा वर्ड क्या बोलते हैं वास्तविक बनेगा नीचे और उल्टा बनेगा यानी कि यहां से लिखो प्रतिबिंब की प्रकृति प्रतिबिंब की प्रकृति ये भी पूछा क्वेश्चन में ना प्रतिबिंब का नेचर कैसा होगा भाई तो कैसा बनेगा जी वास्तविक बनेगा कैसा बनेगा वास्तविक बनेगा पीछे बनता है इसे आपको बताया था नहीं वाला देखो इसे ऐसे उल्टा बनता है वास्तविक बनेगा वास्तविक बनेगा वास्तविक उल्टा वास्तविक और उल्टा बनेगा वास्तविक और उल्टा बनेगा लेंस से
25 सेंटीमीटर की दूरी पर बनेगा, 25 सेंटीमीटर की दूरी पर बनेगा। समझ में आ गया हो तो अच्छी बात है, नहीं तो एक बार इसको सरसरी निगाहों से देख लीजिएगा भैया। सबसे पहले ई बनाए हैं, फिर ई बनाए हैं, फिर ई बनाए हैं, फिर ई बनाए हैं। ई बनाने के बाद सीधे मैं पहुंच गया हूँ यहाँ, ये देख लो, यहाँ दिख रहा है जी। यहाँ आ जाओगे, वन पॉन भी ए ला लोगे, भी मिल गया 25 सेंटीमीटर। जैसे भी मिल गया भैया, पॉजिटिव आया है, मैं बोला हूँ वास्तविक बनेगा, उल्टा बनेगा, और लेंस से 25 सेंटीमीटर की दूरी पर इस साइड में बनेगा। तो बहुत शानदार लाजवाब न्यूमेरिकल है, पूछा हुआ है कई बार, तो भैया पूछने की संभावना तो बढ़ी जाती है। ठीक है जी, फोटो ले लीजिए आप। अगर हो गया हो तो कहिए भाई, अगला क्वेश्चन चले। ट्रांसफार्मर तो कई बार बता चुके हैं, चिंता मत करिए, फिर से बताऊंगा, चिंता मत करिए, फिर से बताऊंगा। हो गया। एक चीज देखो भाई, क्वेश्चन, हाँ एक देखो, हम सोच रहा हूँ खोज खोज के न्यूमेरिकल ही करा दूं, क्योंकि न्यूमेरिकल लड़ गया तो भाई मजा आ जाएगा। ठीक है, थोड़ा सीख लेंगे तो। √3 अपूर्णांक वाले माध्यम में अपवर्तन कोण ज्ञात कीजिए। अपवर्तन कोण, हाँ आई ज्ञात करिए, जबकि आपतन कोण दिया है, अपवर्तन आर पूछ रहा है। ठीक है जी, तो दिया क्या है, कुछ दिया है, कुछ लालटेन है, बाकी आप क्या है भैया, √3 अपवर्तनांक दिया क्या जी, एन दिया है, √3। ठीक है जी, अपवर्तन कोण ज्ञात करना है, आपतन कोण दिया हुआ है, 60 अंश दिया हुआ है, अपवर्तन कोण कह रहा है आर हमें बता दीजिए, ए हमसे पूछ रहा है। तो फार्मूला क्या होता है जी, एन बराबर साइन आई अपान का साइन आर। एन बराबर क्या होता है, साइन आई अपान का साइन आर। तो जैसे ही आई दिया है ला के रख लोगे, आर निकल जाएगा। एन भी दिया हुआ है, चिंता करने की तो बत्ती नहीं है मेरे भाई। अब यहां से ध्यान से सुन लेना, जो जो दिया है रख लेते हैं। एन दिया है √3, ए हो जाएगा साइन, आई दिया है 60 अंश, निचवा हो जाएगा साइन का आर। कोनो दिक्कत परेशानी नहीं है। अब देखो आर को यहां भेज दो, ए हो जाएगा साइन का आर इक्वल टू साइन का 60 अंश, नीचे हो जाएगा √3। अब बात आती है साइन 60 अंश का मान होता क्या है, तो फिर प्यारे रसगुल्लों वो आपको याद करना पड़ेगा, और आपको ट्रिक से बता दिया गया है, उंगली वाला ट्रिक, बहुत सारा ट्रिक बताया गया है, तो सीधे सीधे आप सॉल्व कर लीजिएगा। क्या बताओगे जी, साइन आर बताना है। साइन 60 अंश का मान होता है कड़ी में 3, बट्टे में क्या होता है 2 होता है भाई, √3 अपान का होता है 2, और इनके नीचे दिया हुआ है √3, कुछ नहीं तो यहाँ 1 मान लेंगे। पलटी मारेगा भाई, पलटी मारेगा, लेकिन तू न मत मारना पलटी भाई। √3/2, √3 अपान का क्या होगा जी 2 हो जाएगा। देखो √3/1, तो ये क्या हो जाएगा 1 जाएगा ऊपर, और √3 आ जाएगी नीचे, तो √3 से √3 कैंसिल आउट। अब बचेगा हमारा क्या जी, साइन आर इक्वल टू 1/2। तो साइन आर तो बताना नहीं है, हमें बताना है आर, तो इसको भी लाना पड़ेगा साइन के फॉर्म में। तो साइन कितने के मान 1/2 होता है, तो भैया ये आपको याद करना पड़ेगा। तो साइन में 30 अंश का मान, साइन में 30 अंश का मान होता है 1/2। दोनों कंपेयर करेंगे, आर कितना आ जाएगा 30 डिग्री, ए भैया 30 डिग्री। तो 2 नंबर का क्वेश्चन है, और क्या चाहते हैं बताइए, कैसे आपको समझ में आ गया कि नहीं आया। अगर आ गया है तो अच्छी बात, नहीं आया तो फिर से मैं समझा रहा हूँ, एक बार देख लीजिए तो फिर मैं बताऊं। ठीक है, ठीक है भाई, आ गया समझ में यहाँ तक, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं ना है। तो देखो क्वेश्चन में जो जो दिया है उसको आप सबसे पहले क्या कर लीजिएगा, नोट कर लीजिएगा, जो जो दिया है फार्मूला हमने लगा दिया, यही आर हमसे पूछा हुआ है, ला के मैंने सीधे पुट कर लिया। थोड़ा सा दिमाग लगाना है, मुझे पता है कि आपको दिक्कत होगी। कहाँ दिक्कत होगी भाई, आपको वैल्यू पुट करने में दिक्कत होगी कि साइन 60 अंश का मान क्या होता है, साइन 30 अंश का मान होता है। तो अगर भाई आप बायो वाले हैं तो कम से कम साइन वाला याद कर लीजिए। लिख दे रहा हूं मैं लिख दे रहा हूं यहीं पे, इतना तो याद कर सकते हैं, साइन, साइन की वैल्यू याद करना है कितना जी, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री और 90 डिग्री। देखो साइन 30 अंश का मान होता है 1/2, 45 अंश का मान होता है 1/2 60 अंश का मान होता है 3/2, और 90 अंश का मान होता है 1। केवल इतना तो याद होना चाहिए भैया, 30, 45, 60, 90, ज्यादा तो बोला नहीं हूँ। 30 अंश यूज हुआ है, 60 अंश यूज हुआ है। 60 अंश का मान कणी में 3/2, 30 अंश का मान 1/2, दो याद कर रहे हो, 45 याद कर लो, 1/2 में कणी में 2, और 90 अंश का मान क्या होता है, साइन 0 का 0 होता है, किसी भूल गए, और साइन 0 डिग्री का होता है भाई 0।
साइन जीरो डिग्री क्या होता है, जीरो होता है। ठीक है, तो उतना आप याद कर लीजिएगा, तो बाकी भी काम तमाम हो जाएगा। ठीक है जी, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ये देखो, ये भी क्वेश्चन पूछा हुआ है, ऐसी बात नहीं है क्वेश्चन ऐसे आया है भाई, ये भी क्वेश्चन पूछा हुआ है, हो सकता है एमसीक्यू में ही पूछ ले आपसे। तो भैया एक एक नंबर बहुत मायने रखता है, क्योंकि एग्जाम बार बार तो आपको देना नहीं है, जिंदगी में एक बार एग्जाम देना, दिल खोल के पढ़ लीजिए, और दिल खोल के एक बार पढ़ लेंगे ना तो होगा क्या मेरे भाई रसगुल्ला, कि कहीं से कोई भी नौबत ना आए कि क्वेश्चन आपका छूटे। ठीक है, कि क्योंकि क्वेश्चन का लेवल उठा रहा है तो आपका भी उठाएगा, तो इसलिए आप क्या करेंगे, पूरा का पूरा ध्यान से देखिएगा कि कहीं से भी भले एक नंबर का क्वेश्चन दिया हुआ है, लग रहा है इजी है, एक बार उसको कर लीजिएगा तभी जाइएगा, एक बार कर लीजिएगा भाई मेरे, तब जाइएगा, क्योंकि देखने से तो सब हो जाता है, लेकिन जब करने बैठोगे ना तो दिखाई देगा भाई अब करें कैसे। इसलिए मैं कह रहा हूँ कि सबसे पहले आप देख लिया करें। ठीक है, साथ ही साथ चैनल पे पहली बार हैं तो घंटिया वाला बटन दबा दीजिएगा, सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा, जिससे भैया आगे आपको जो भी करना है उसकी भी नोटिफिकेशन आपको मिलेगी, कहीं और भटकने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है, अब देखो, वायु के सापेक्ष कांच एवं जल का अपवर्तनांक क्रमशः 2/3 और 4/3 है। जल के सापेक्ष कांच का अपवर्तनांक ज्ञात कीजिए। बहुत पॉपुलर क्वेश्चन है, पॉपुलर क्वेश्चन इसलिए बता रहा हूं कि बहुत बार पूछा गया है। देखो भाई, दिया हुआ वायु के सापेक्ष, सॉल्यूशन करिएगा, बोल रहा है वायु के सापेक्ष और वायु के सापेक्ष, किसका दिया है भाई, वायु के सापेक्ष कांच, वायु के सापेक्ष कांच, कांच मतलब क्या होगा जी, ग्लास हो गया, जल मतलब क्या हो गया, वाटर हो गया भैया। तो 2/3 और 4/3, चुकिएगा मत, बड़े ध्यान से लिखिएगा कि दिया क्या है। वायु के सापेक्ष बोला है तो वायु मैं ऊपर लिख लिया हूं, पहले कांच लिखा है तो जी, जल लिखा है फिर तो वाटर, लाइन से लिखेंगे, पहले का 2/3 फिर से उसका हो जाएगा 4/3 हो जाएगा। ठीक है मेरे भाई, अब देखना पूछा क्या है, जल के सापेक्ष कांच का अपवर्तनांक, तो जल के सापेक्ष कांच का अपवर्तनांक क्या होगा, जल के सापेक्ष कांच का अपवर्तनांक क्या होगा, इतना तो क्वेश्चन हमें बताया हुआ है। तो भैया ध्यान से सुनिए, मैं बताया हूं कहीं भी ए एन जी हो तो ऊपरा वाला नीचे, निचवा वाला ऊपर चला जाता है। ठीक वैसे आप देखेंगे कि फॉर्मूला हो जाएगा डब्ल्यू एन जी इक्वल टू, एन जी है, एन जी है, गंजी नहीं एन जी है, नीचे है तो ऊपर पहुंच गया, ऊपर है तो नीचे आ गया, लेकिन दोनों के साथ क्या रहेगा, ए एन जी अपन का ए एन डब्ल्यू हो जाएगा भैया। भैया यही ट्रिक हम बताए थे, डब्ल्यू एन जी बराबर क्या हो जाएगा, ए एन जी ऊपर कहाँ गया, एन जी कितना दिया है 2/3, 2 ए एन डब्ल्यू 4/3, 4/3 सॉल्व कर लेना भाई, यही कर दे रहा हूँ, बस एक ही तो करना है, 2/3, 3 जाएगा ऊपर, 4 आ जाएगा नीचे, काट लो, 2/3, 4/3, ये भैया लिख लो, 3 से 3 कट गया, 2 करने 2, 2 दूनी 4, ये हो जाएगा मेरा डब्ल्यू एन जी बराबर 1/2 आंसर हो जाएगा, 1/2 आंसर हो जाएगा। बादल में कवर कर लो भाई, इसको कवर कर लो, डब्ल्यू एन जी हो जाएगा 1/2। उम्मीद करते हैं आपको समझ में आ गया, बहुत ही आसान क्वेश्चन था। ए एन जी दिया हुआ है, ए एन डब्ल्यू दिया हुआ है, डब्ल्यू एन जी हमसे पूछ रहा है, डब्ल्यू एन जी क्या हो जाएगा, ए एन जी अपन का ए एन डब्ल्यू, सीधे फॉर्मूले में पुट कर लेना, आ जाएगा। ठीक है जी, अगला क्वेश्चन, ये देख लो, एक क्वेश्चन है भी देख लो, प्रिज्म का ही है। कांच से निर्मित एक पतले प्रिज्म से उत्पन्न विचलन कोण 4 डिग्री है, विचलन कोण 4 डिग्री सेल्सियस, ए भैया सेल्सियस नहीं होता है, कोण है ना, तो 4 डिग्री है, यहाँ गलती से सेल्सियस छाप दिया गया है, तो आप घबराएंगे नहीं, सेल्सियस कुछ होता नहीं है भैया, वो तो विचलन कोण, कोण में केवल डिग्री होता है। ठीक है भैया, ये हो गया, हो गया, 4 डिग्री दिया हुआ है, प्रिज्म कोण है, जब टेम्परेचर मापेंगे तब डिग्री सेल्सियस होता है। ठीक है जी, अब देखो, तो विचलन कोण दिया हुआ है, ये डेल दिया हुआ है कितना जी, 4 डिग्री, प्रिज्म कोण ज्ञात कीजिए, हमसे पूछ रहा है क्या जी, ए बताइए, कांच का अपवर्तनांक दे दिया है, एन दे दिया है 1.5, समझ में आएगा, लिखेंगे चूंकि हम जानते हैं कि, चूंकि हम जानते हैं कि, क्या जानते हैं भैया, क्या जानते हो, तो डेल इजकल टू एन माइनस का 1 इंटू में ए, बहुत पॉपुलर ये फार्मूला है, डेल इजकल टू एन माइनस 1 इंटू में ए, तो इसको देखिएगा, ए हम जानते हैं डेल इजकल टू एन माइनस 1 इंटू का ए, तो जो जो दिया है रख लेते हैं भाई मेरे, डेल दिया है कितना जी 4 डिग्री,
एन कितना दिया है 1.5 माइनस का 1 और हमसे ए पूछा है। कुछ करना है भाई, सीधे लाके रख लीजिए, हो गया बल्ले बल्ले। अब देखना, डेल दिया है 4 डिग्री रख लिया, एन दिया है 1.5 माइनस 1 और ए हो जाएगा हमारा ए। अब देखना जी, यहां से हो जाएगा 4 इक्वल टू 1.5 में से ए घटा देंगे, कितना बचेगा 0.5 इंटू में बचेगा ए बताना है भाई मेरे, ए बताना है। तो ये हो जाएगा 4.5 से कुछ नहीं तो क्या है गुणा है, उधर जाएगा हो जाएगा भाग, 0 पॉइंट का हो जाएगा 5। अब कितना आएगा भैया, ए ध्यान से सुनिएगा, ए इक्वल टू ए हो जाएगा 4। मैं थोड़ा डायरेक्ट काट सकता लेकिन आपको समझा रहा हूँ, 0.5 है लिख सकता हूँ 5/10 लिखता हूँ जी, 5/10 तो ये हो जाएगा, यही लिख सकता हूँ 5/10 है तो ये देखो 4 गुणे 5/10 है, क्या हो जाएगा 10/5, 5 कने 5, 5 दूना 10, फाइनली आ गया ए इक्वल टू 4 गुणे 2 मतलब आ जाएगा 8 डिग्री। समझ में आया कि ए आ जाएगा 8 डिग्री। बहुत ही आसान क्वेश्चन है। बोला है कांच से निर्मित एक पतले प्रिज्म से उत्पन्न विचलन कोण 4 डिग्री है, प्रिज्म कोण ज्ञात करिए, कांच का अपर्तनांक 1.5 दिया हुआ है। ठीक है जी, मैंने माना कि डेल दिया है 4 डिग्री, ए पूछा हुआ है, एन 1.5 हो जाएगा। चूंकि हम जानते हैं कि डेल बराबर n-1 इंटू में ए होता है, ए दिया हुआ है एन दिया हुआ है, ए बताना है, घटा लिया, यही से काट सकते थे 5/40, 5/40 हो जाएगा। या इसी को मैं कर लूंगा 0.5 को 1/2 4 दूना 8, यही आंसर आ जाएगा। लेकिन समझाने के लिए मैं क्या कहूँ, ए 4 या 0.5 से गुणा हुआ यहाँ जाएगा तो क्या हो जाएगा भाग हो जाएगा, 4/में 0.5 हो गया। अब 5/10 किया, 10/5 किया, 5 का 5, 5 10 और 4 दूना 8, थोड़ा सा लेंदी कर दिया गया है। ठीक है, उम्मीद करते हैं आपको इस समझ में आया होगा। कोई दिक्कत हो तो बताइए, कोई दिक्कत हो तो बताइए यहाँ तक। ठीक है, समझ में आ गया। चलिए चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, इसके बाद कौन सा क्वेश्चन है।